सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ जल थल थी। कभी हबस, कभी ठंडी हवा का राज था। कभी काली घटाएं आती और मौसम को खुशगवार कर जाती, तो कभी हल्की सुनहरी धूप हरियाली को खूबसूरत बना देती। शन्नो, अरे ओ शन्नो, आई अम्मा। शन्नो कमरे से निकलती सर पे दुपट्टा लेती तेजी से सहन की जानिब आई, जहाँ उसकी अम्मा मट्टी के चूल्हे के पास बैठी हांडी में चमचा चला रही थी। जी अम्मा, आटा ले आ। बादलों के तेवर आज फिर ठीक नहीं लग रहे मुझे। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। स्कीना बी ने शन्नो से कहा। अभी लाई अम्मा। शन्नो कच्चे से बरामदे में दाखिल हुई और आटे की परात लेके अम्मा की तरफ जाने लगी। ये ले अम्मा आटा। अब्बा और फाकिर भी आते होंगे खेतों से। शन्नो ने माँ के साथ वाली पीढ़ी पे बैठते हुए कहा। हाँ, तेरा अब्बा आ जाए तो यावर सपेरे के पास जाएगा। उसने तेरे अब्बा को वक्त दिया था कि उससे मिल ले आके। स्कीना बी ने आटे के पेड़े बनाने शुरू किए। शन्नो को माँ की बात से 6 साल पहले वाली शाम याद आ गई और वो मंजर उसकी आंखों में घूमने लगा। चल ये रोटी सेक तू, बाकी की रोटी बना, मैं देखूं जानवरों को चारे का इंतजाम फाकिर ने किया कि नहीं। बारिश शुरू हो गई तो जानवरों के चारे का मसला बनेगा। स्कीना भी पीढ़ी से उठी और तेजी से भैंसों की तरफ जाने लगी, जो सामने ही कुछ फासले पर बंधी हुई थी। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ खेतों में, शब्बी आ गई है। शन्नो ने स्कीना बी को आवाज़ देकर कहा। पुत्र जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर न करी। मेरे गोडे आज फिर दर्द कर रहे हैं और तूने आके चावल पकाने हैं। आलू प्याज मैंने काट के रख दिए हैं। स्कीना बी ने बाहर जाती शन्नो को तेज़ आवाज़ में कहकर बताया। हाँ अम्मा, बस 10 मिनट में चक्कर लगा के आती हूँ। शन्नो कहती हुई शब्बी का हाथ पकड़ के ये जा वो जा। शन्नो के अब्बा, हल्की बारिश शुरू हो गई है, यावर स्पेरे के पास नहीं जाना था? स्कीना बी ने याद करवाया। अरे हाँ, मेरे को याद है, जाऊंगा। इस साल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर साल शन्नो बेचारी तड़पती है। वो आता है और उसको तकलीफ दे के चला जाता है। शन्नो के अब्बा ने गहरी सांस लेके कहा। शन्नो के अब्बा पहले ही 3 रिश्ते इसके इनकार कर चुके हैं। जिस किसी को इस बात का मालूम चलता है, कोई शन्नो से शादी को तैयार नहीं होता। और अब तो शन्नो भी कोई खोई खोई सी उदास रहने लगी है। स्कीना बी ने परेशानी बताई। जानता हूँ मैं शन्नो की अम्मा, मेरी लाडली है वो, मगर क्या कर सकता हूँ। 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ। कितने ही सांप पकड़े यावर स्पेरे ने, मगर एक ना आया हाथ, तो वो ना आया जो हमारी शन्नो को तकलीफ देता है। शन्नो के अब्बा ने चारपाई से उठते हुए कहा। बस इस बार कुछ करना ज़रूर, मेरी बच्ची अजियत में है बहुत। स्कीना बी ने आंखों में आई नमी को अपनी चादर के किनारे से साफ करते हुए जवाब दिया। चल शन्नो, उधर चलते हैं। शब्बी ने हाथ के इशारे से कहा। तू चल, मैं इधर से धनिया तोड़ लूँ, आज चावलों में डालूंगी। शन्नो ने शब्बी को बताया और धनिया तोड़ने लगी। चल जल्दी आना, इधर आम के पेड़ के पास, शब्बी कहते हुए आम के दरख्त के पास चली गई। शन्नो और शब्बी बचपन की सहेलियां थीं। गांव में सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से दोनों सहेलियों ने प्राइमरी तक साथ ही पढ़ा था। शन्नो और शब्बी के वालिद गांव में एक ही जमींदार के हारी थे। साईं, वो आता तो सावन की 13 या 14 तारीख को है, मगर आज तक हमारे हाथ न लगाओ। यावर सपेरे ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है भाई, किसी दवा किसी चीज़ से उसको आराम नहीं आता। दम करवाता हूँ जब वो उसको डस के जाता है। कितने ही दिन मेरी बेटी बिस्तर से उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती। उसका आधा पाँव काला हो चुका है। साईं, बात तो ठीक है। बड़े वेद जी कल पहुंच जाएंगे, शायद इस बार वो काम कर दें उसका, वरना हम तो 6 साल से कुछ न कुछ कर सके। यावर ने जवाब दिया। कुछ भी कर, बस इस अजाब से मेरी बच्ची निकल जाए। वेद जी से बात की है, कल मैं तुम्हारे घर ले आऊँगा उनको। कल वैसे भी सावन की 13 तारीख है, यावर ने याद करवाया। जब ही तो हम बहुत परेशान हैं, शन्नो के अब्बा ने बताया। कल वेद जी जैसे पहुँचते हैं हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, यावर ने जवाब दिया। आह, ये क्या था? शन्नो ने अपने पाँव के नीचे आए कर्ज की आवाज़ से पाँव उठा के देखा। तभी एक सांप तेजी से रेंगता हुआ शन्नो की जानिब पड़ा। शन्नो ने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से सांप मारा। सांप मारने के बाद उसने पैरों के नीचे देखा तो वहाँ सांप के अंडे थे, जो शन्नो के पाँव के नीचे आ गए थे।
شنو نے ہاتھ میں پکڑے دھنیا کو مٹھی میں دبایا اور تیزی سے شبی کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا شنو، تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ شبی نے شنو کے چہرے پر پسینے کی بوندیں دیکھی تو پوچھا۔ وہ وہاں، شنو نے ساری بات شبی کو بتا دی۔ چل شکر کر سانپ مر گیا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، شبی نے شنو کے گال کو تھپ تھپا کے کہا۔ چل چلیں، دیر ہو گئی، ابا کے آنے سے پہلے مجھے چاول پکانے ہیں۔ شنو نے شبی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ باجی آج چاول مزیدار بنے ہیں، باقر نے چاول کا نوالا منہ میں ڈال کے بتایا۔ چل مکھن نہ لگا، یہ بتا شبی کی منگنی پہ جو میں نے دوپٹہ پہننا ہے وہ تو نے پیکو کروایا کہ نہیں؟ شنو نے پوچھا۔ وہ کروا دیا اور اماں کو دے دیا، باقر نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بتایا۔ چل میں ذرا ایک نظر دیکھا ہوں، شنو چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولی، پاؤں میں چپل پہنی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باقر نے شنو کو کمرے میں جاتا دیکھا اور چاول کی پلیٹ رکھ کر رسی نکالنے لگا۔ سلام وید جی۔ وعلیکم السلام، وید جی نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ یاور کیا لے گا تو، شربت کے چائے؟ شنو کے ابا نے پوچھا۔ کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم روٹی چائے سب کھا پی کے آئے ہیں، وید جی کو سارا مسئلہ بتاؤ۔ یاور نے کرسی کو چارپائی کے قریب کیا اور بیٹھ گیا۔ سائیں وید جی، میری بیٹی آج سے 6 سال پہلے کھیتوں میں ساون کی 13 یا 14 تاریخ کو گئی تھی۔ تب شاید کوئی سانپ کا بل تھا اور اس کے انڈے وہاں پڑے تھے، جس پر اس کا بے خیالی میں پاؤں آ گیا اور وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ جو لکڑی میری بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ اس نے پاس آتے سانپ کو دیکھا تو اسی لکڑی سے سانپ کو مار دیا، مگر اس کے ٹھیک 1 سال بعد اسی مہینے میں ایک سانپ ہر سال میری بیٹی کے پاس آتا ہے اور اسے کاٹ کے چلا جاتا ہے، ڈستا ہے۔ اس کے ڈسے سے میری بیٹی مرتی تو نہیں مگر تڑپتی بہت ہے، اس کا پاؤں کالا ہو چکا ہے آدھا۔ شنو کے ابا نے تفصیل بتائی۔ دونوں پاؤں پہ کاٹتا ہے؟ وید جی نے پوچھا۔ نہیں وید جی، ہر سال اور اس کے صرف ایک پاؤں پر، شنو کے ابا نے جواب دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ وید جی نے پوچھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں ہے، شنو کے ابا نے بتایا۔ اسے بلاؤ، اس کا پاؤں دیکھنا ہے، وید جی نے کہا۔ جی میں ابھی لایا اس کو، شنو کے ابا نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹی وہ کس وقت آتا ہے تمہیں کاٹنے؟ وید جی نے شنو سے پوچھا۔ کسی بھی وقت، مگر تاریخ یہ ہوتی ہے اور مہینہ ساون کا ہوتا ہے، شنو نے جواب دیا۔ تم نے اس سانپ کو مکمل مارا تھا یا زندہ بچ گیا تھا؟ جی وہ مر گیا تھا، میں نے مار دیا تھا، مگر اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں، میں جب سو بھی رہی ہوں تب بھی وہ میرے پاس آتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ڈس کے چلا جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد میں تڑپتی ہوں۔ کہتے ہیں وہ کسی کو ڈسے تو بندہ مر جاتا ہے، مگر میں نہیں مرتی، اذیت میں رہتی ہوں میں، میرے پاؤں کی ہڈی نظر آتی ہے، شنو بتاتے ہوئے رونے لگی۔ بس بیٹی جو بھی ہے، تم جس کمرے میں سوتی ہو چلو وہاں حصار بنا دو، جب بھی آئے میں اب یہاں سے یہ کام مکمل کر کے جاؤں گا، وید جی نے شنو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ حصار کھینچ کر وید جی اور یاور شنو کے کمرے سے تھوڑے فاصلے پر چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ وہ آہستہ سے رینگتا ہوا شنو کے کمرے میں داخل ہوا، مگر جیسے ہی حصار والی لائن پہ اس کا جسم پڑا وہ ایک کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ یاور ہاتھ میں بین لیے پیچھے کھڑا تھا۔ شنو، سکینہ بھی چارپائی پہ سیدھی ہو کے بیٹھ چکی تھی۔ وید جی نے یاور کو ہاتھ کے اشارے سے بین بجانے سے منع کیا۔ وید جی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تو وہ ڈسنے کو تیار بیٹھا تھا۔ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، میرا تم سے وعدہ ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تمہیں ہم واپس جانے دیں گے، وید جی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے۔ کیوں تنگ کرتے ہو تم اس بچی کو؟ پچھلے 5 سال سے صرف یہ وجہ جاننے کے لیے تمہیں روکا ہے۔ وید جی کچھ پڑھ رہے تھے، ان کے لب ہل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، آؤ، وعدہ، 10 منٹ بعد تم جا سکتے ہو۔ وید جی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔
वेद जी उसकी आंखों में देखते हुए पढ़ते जा रहे थे। नज़र उसकी आंखों में थी। वेद जी काफ़ी देर उसकी गोल आंखों में देखते रहे और फिर उसको फर्श पर वापस छोड़ दिया। शन्नो बेटा, ये नर सांप है। जब तुमने सांप के अंडों पर पाँव रख कर इसे तोड़ा तो मादा सांप तुम पे हमला करने आई, जिसको तुमने मार दिया। मगर ये बिल के एक कोने से उसी वक्त निकल रहा था और इसने तुम्हें देख लिया। तुम वहाँ रुकती तो शायद ही उसी वक्त तुम्हें डस लेता, मगर तुम वहाँ ज़्यादा देर ना रुकी, इसीलिए ये वहाँ ही रहा। मगर तुम्हारी तस्वीर इसने आंखों में कैद कर ली। अब ये तुम्हें रग पे नहीं डसता, मगर ये तुम्हें हर साल अजियत देता है कि तुम्हें याद रहे तुमने क्या गुनाह किया था। इसलिए ये तुम्हें 5 साल से एक ही पाँव पे डसता है, जो पाँव तुम्हारा अंडों पे आया था। वेद जी ने तफसील बताई। ये बच्ची तुमसे माफ़ी मांगती है, वेद जी ने उसको देखकर कहा, जो गोल गोल चमकती आंखों से सबको देख रहा था। मैं माफ़ी मांगती हूँ, शन्नो ने रोते हुए कहा। आंसू शन्नो की आंखों से बहकर गाल भिगो रहे थे। हम सब माफ़ी मांगते हैं, आइंदा ख्याल रखेंगे और हर किसी को ये बात बताएंगे कि खेतों में जाएं तो ख़ास ख्याल रखें। स्कीना बी ने इल्तिजाई नज़रों से उसको देख कर कहा, माफ़ कर दो, गलती हो गई बच्ची से, उसने जान के पाँव नहीं रखा था। अनजाने में उसका पाँव अंडों पर पड़ा था। तुम्हारी मादा साथी को भी इसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए मारा कि वो इस पर हमला करती। जब सब कुछ अनजाने में हुआ है, और माफ़ तो अल्लाह पाक भी करता है, जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, वेजी ने इसको देख के कहा। और अगर तुम इस बच्ची को माफ़ नहीं कर सकते तो उसको ऐसी जगह डस लो कि ये मर जाए, वेजी ने उसको देख के कहा। वो काफ़ी देर सर उठा के वेद जी को देखता रहा, फिर सर झुका दिया और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल दिया। वेद जी ने हाथ के इशारे से यावर को पास बुलाया ताकि उसके रास्ते में ना आ जाए। बेटी, ऐसे बहुत से जानवर, कीड़े मकोड़े हैं जिनके अंडे बिल में होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर और कुछ अनजाने में इनको तकलीफ नुकसान पहुंचा देते हैं। ये सांपों का जोड़ा था, जिनके ये पहले बच्चे थे जो अंडों में थे, और उनके बारे में लोग समझते हैं कि ये फिल्मी बातें हैं कि नर ने देख लिया तो मादा बदला लेगी और मादा ने देख लिया तो नर बदला लेता है। मगर असल में ये भी मुमकिन है। इस वक्त ये नर वहाँ मौजूद था, इसलिए इसने तुम्हारी शक्ल अपनी आंखों में कैद कर ली। आंधा ख्याल करना और करीबी लोगों को भी बताना, वेद जी ने शन्नो के साथ बाकी सब लोगों को भी देख कर कहा। जी बहुत शुक्रिया साईं, हम ख्याल करेंगे, शन्नो के अब्बा ने कहा। उम्मीद है अब वो बदला नहीं लेगा, माफ़ कर दिया है, वरना वो जाता ही नहीं। हम चलते हैं, अब हमारा काम ख़त्म, वेद जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए।